नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। भारतीय संविधान आपको मैं पढ़ा रहा था और भाग 17 तक मैं आपको पढ़ा गया था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपको इस बीच पढ़ा नहीं सका और भाग 17 तक मैंने आपको पढ़ाया था। मुश्किल से 3 या 4 महत्वपूर्ण अध्याय बचे हैं जिनके संबंध में मुझे आपको बताना है और इंडियन पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद जो भी पढ़ाना हो कंटिन्यूटी में पढ़ाता रहूँ और हमारा और आपका संपर्क निरंतर बना रहे और टूटे ना। खैर, हम आपको आज पढ़ाएंगे भाग 18 और भाग 18 भारतीय संविधान का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और ये जो भाग है भाग 18, ये है, इसका जो शीर्षक है वो है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। वस्तुतः भारतीय संविधान का जो भाग 18 है वो प्रावधान करता है कि अगर संकट आए, अगर आपातकालीन स्थिति आए देश के जीवन काल में, तो हमें कैसे निपटना है। यानी अगर कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो जाए, देश पर संकट आ जाए, कोई आपातकालीन परिस्थिति पैदा हो जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो हम उस स्थिति से कैसे निपटें, उसका मुकाबला कैसे करें, उसका वर्णन और विश्लेषण किया गया है भारत के संविधान के भाग 18 में। और आपातकालीन परिस्थितियों से संबंधित या संकटकालीन परिस्थितियों से संबंधित 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360। मैं आपको बता दूं कि यद्यपि ये जो भाग है इसमें आपातकाल और उससे निपटने के उपाय व्यवस्थाएं बताई गई हैं, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी आपात को या आपातकालीन परिस्थिति को परिभाषित नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। ये नहीं बताया गया कि वास्तव में ये स्थिति आ जाएगी तो ये आपातकालीन स्थिति मानी जाएगी। कुछ विचारकों का मानना है कि ये जो आपात उपबंध हैं, ये जो संकटकालीन व्यवस्थाएं हमारे संविधान के भाग 18 में की गई हैं, ये व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि वास्तव में भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार के उपबंध करके जो भारत में लोकतांत्रिक मूल्य हैं या प्रजातंत्र है या जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है इस प्रकार के प्रोविजंस करके, क्योंकि ये प्रोविजंस संकट काल में आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार को, विशेषकर संघ की सरकार को असीमित शक्तियाँ प्रदान करते हैं। और जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, जो प्रजातांत्रिक वैल्यूज़ हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो वास्तव में उस पर रोक लगाते हैं ये। और संभवतः इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं में से एक के.एम. नाम्बियार ने ये कहा था कि ये संविधान के साथ धोखा है। ये जो आपातकालीन उपबंध हैं, इन्हें संविधान के साथ एक धोखा बताया था के.एम. नाम्बियार ने। ये पूछा भी गया है, इसलिए आपको किसी विद्वान का स्टेटमेंट अगर किसी संबंध में है तो बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। भले ही के.एम. नाम्बियार या अन्य विद्वान इससे सहमत ना हो और उनकी बातों में सत्यता का कुछ अंश हो, लेकिन 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक एवं 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जो घटनाएं घटी
जिस तरीके की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, अगर आप उनका विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में संकट काल से निपटने के लिए, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए वास्तव में आपातकालीन प्रावधान होने चाहिए। आप देखेंगे कि आज अगर हम जो वैश्विक परिदृश्य है, जो वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति है, तो आप देखेंगे कि आज एक देश के ऊपर दूसरे देश के द्वारा आक्रमण की संभावना या डर निरंतर बना रहता है। देश में सशस्त्र विद्रोह होते रहते हैं। जो विघटनकारी तत्व हैं वो देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर चुनौती उपस्थित कर रहे हैं। ये जो हमारी सामान्य संवैधानिक व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न करने पर उतारू हैं। चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो अलगाववाद हो, इतने सारे वाद हमारे देश में पैदा है और निरंतर बढ़ रहे हैं कि जो देश की एकता और अखंडता, देश की कानून और व्यवस्था के लिए गंभीर संकट बन करके हमारे सामने है। देश में वित्तीय संकट भी उत्पन्न हो सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जो संकट हैं, यानी ऐसी जो विशेष परिस्थितियां हैं, उनसे निपटने के लिए अगर विशेष प्रावधान नहीं होंगे, अगर आपातकालीन प्रावधान नहीं होंगे, तो स्वयं राष्ट्र का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। और जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो फिर क्या लोकतांत्रिक मूल्य और क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर राष्ट्र है, राष्ट्र बचेगा तभी तो हम बचेंगे और हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बचेगी। अगर राष्ट्र ही नहीं बचा तो फिर किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं बचता है। और इसीलिए भारतीय जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने तीन प्रकार के जो हैं वो संकट की परिकल्पना की। और वो जो तीन प्रकार के संकट हैं उनमें से एक प्रकार का वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया, एक प्रकार का वर्णन 356 में किया गया और एक प्रकार के संकट का वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया। जो अनुच्छेद 352 है वो कहता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न होने वाला आपातकाल, उत्पन्न होने वाला संकट काल, और अनुच्छेद 356 जो है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के परिणाम स्वरूप जो स्थिति उत्पन्न होती है उसका वर्णन करता है। और जिसे हम संक्षेप में कह देते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और जो अनुच्छेद 360 है, जो अनुच्छेद 360 है वो कहता है कि अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें भारत का वित्तीय अस्तित्व संकट में पड़ जाए, यानी ऐसी परिस्थिति जिसमें भारत का वित्तीय अस्तित्व, वित्तीय स्थायित्व जो है वो संकट में है, और संविधान में इसे वित्तीय आपात कहा गया है। यानी जो देश का वित्तीय स्थायित्व है अगर वही संकट में पड़ जाए तो उससे कैसे निपटा जाएगा, ये भी एक संकट है। तो इस संकट का देखेंगे हम, इस संकट के बारे में अनुच्छेद 360 में बताया गया है। इस तरीके से हम आपसे कह सकते, संक्षेप में कह सकते हैं कि तीन प्रकार के आपात की परिकल्पना भारतीय संविधान निर्माताओं ने की। एक प्रकार का आपात वो है जिसका वर्णन 352 में किया गया, एक प्रकार का आपात वो है जिसका वर्णन 356 में किया गया, और एक प्रकार का संकट या आपात वो है जिसका वर्णन हम 360 में करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर आते हैं।
सबसे पहले है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352, जिसे हम किताबों में या आम बातचीत में, भाषा में कहते हैं राष्ट्रीय आपात। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 कहता है कि अनुच्छेद, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 352 में सबसे पहले ये बताया गया है कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग कब किया जाएगा, या अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा कब की जाएगी और कौन करेगा, यानी उद्घोषणा का आधार क्या होगा। यानी अनुच्छेद 352 के तहत देश में जो इमरजेंसी घोषित की जाएगी वो कब घोषित की जाएगी, पहले हम वो बताएंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें बताएंगे। अनुच्छेद 352 में लिखा है कि यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि, यदि महामहिम राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, कौन कौन, फिर बताता हूं मैं, बहुत पूछा जाता है, 3 स्थिति, 3 आधार, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। यानी सबसे पहले उद्घोषणा का आधार दिया गया है कि किन आधारों पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर हमारे देश या देश के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय तथ्य ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वास्तविक युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तभी राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा करेंगे। अगर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा होना सन्निकट है, यानी युद्ध होने की संभावना है, बाह्य आक्रमण की संभावना है, सशस्त्र विद्रोह की संभावना है, तो भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये भी ध्यान आपको रखना है कि यह उद्घोषणा चाहे जिस आधार पर की जाए, ये की जाएगी तभी जब संघीय मंत्रिमंडल इसकी लिखित सिफारिश राष्ट्रपति को दे। यानी संघीय मंत्रिमंडल जब राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश करेगा कि इस आधार पर आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें तो राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। ठीक। अनुच्छेद 352 के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय तथ्य आपको यह भी बता दूं, आपने पढ़ा भी होगा कि जो भारत का जो मूल संविधान था उसमें जो तीसरा आधार था वो सशस्त्र विद्रोह नहीं था। सशस्त्र विद्रोह नहीं था, उसके स्थान पर क्या था लिखा था? आंतरिक अशांति। क्या लिखा था? आंतरिक। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, आपने पढ़ी भी होगी। यानी इसकी जगह ये था। यानी अगर मूल संविधान हम पढ़ते तो 3 आधार कौन थे जिनके आधार पर 352 के तहत राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते थे? वो थे युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। ठीक, मूल संविधान में ये था, लेकिन आज की तारीख में ये 3 है। यानी आंतरिक अशांति की जगह क्या हो गया है? सशस्त्र विद्रोह हो गया है। वास्तव में जब आप अभी देखेंगे कि 352 के तहत 3 बार आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की गई है। 1975 में, 25 जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति ने, तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की उद्घोषणा कर दी। हुआ ये था कि इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जो चुनाव हुआ था, जो आम चुनाव हो रहे थे, आप देखेंगे कि जो उन्होंने चुनाव लड़ा, उस इंदिरा गांधी
का जो चुनाव था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया। लोकसभा के लिए उनका जो निर्वाचन था वो शून्य घोषित कर दिया। तो इतिहासकार और संविधान विशेषज्ञ मानते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर बिना मंत्रिमंडल को विश्वास में लिए ही राष्ट्रपति से इमरजेंसी की सिफारिश कर दी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने मात्र इंदिरा गांधी के कहने पर आंतरिक अशांति के झूठे आधार पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इंदिरा गांधी की मंत्रिमंडल को भी तभी पता चला जब इमरजेंसी घोषणा हो गई। आप जानते हैं कि इस 25-26 जून की रात में जो किया गया उसकी अभी भी बहुत आलोचना की जाती है। विपक्ष ही नहीं, तमाम संविधान निर्माता, इतिहासकार और जो भी आप ये देखेंगे कि जो भी जागरूक आदमी है वो इसकी बहुत आलोचना करता है भारत का। तो ये माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपने आप को पद पर बनाए रखने के लिए ऐसा किया और इसीलिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति तभी इमरजेंसी घोषणा 352 के तहत करेंगे जब इसकी लिखित सिफारिश रिटन रिकमेंडेशन संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाए। एक ट्रिप किया गया। दूसरा, आंतरिक अशांति को हटा करके आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। यानी अब आंतरिक अशांति के आधार पर 352 के तहत उद्घोषणा नहीं हो सकती, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो सकती है। और इस उद्घोषणा को किसी भी अनुच्छेद 352 के तहत की जाने वाली आपात उद्घोषणा को न्याय योग्य बनाया गया, यानी न्यायालय में इसे हम चैलेंज कर सकते हैं। ये भी कर दिया गया, जस्टिकेबल बनाया गया, न्यायालय में इसे हम चैलेंज कर सकते हैं। एक और आपको बात बता दूं बहुत महत्वपूर्ण, कि यह आवश्यक नहीं है कि उद्घोषणा भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए हो। अनुच्छेद 352 के तहत जो आपात की उद्घोषणा की जाती है, जैसे हमने आपको बताया कि भले ही राष्ट्रीय आपात कहें, लेकिन कहीं भी संविधान में आपको राष्ट्रीय आपात शब्द नहीं मिलेगा। बस यही कहा गया है कि आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, लेकिन हम इसे कह देते हैं राष्ट्रीय आपात, लेकिन संविधान में कहीं भी राष्ट्रीय आपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। खैर, हम जो बता रहे थे उस पर आते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि जो अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की जाए वो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए, यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उद्घोषणा की जाए वो भारत के संपूर्ण भाग के लिए हो सकता है कि उद्घोषणा भारत के संपूर्ण भाग के लिए हो या उद्घोषणा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए हो। किस भाग के लिए उद्घोषणा होगी, कहाँ इमरजेंसी प्रोविजंस लागू होंगे, ये राष्ट्रपति जो उद्घोषणा करेंगे, जो आदेश जारी करेंगे उद्घोषणा के संबंध में, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है। अब आते हैं हम कि अगर उद्घोषणा हो गई तो उसकी अवधि क्या होगी। अगर मान लो इसकी उद्घोषणा कर दी गई तो फिर इसकी अवधि क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा कि उद्घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, तो राष्ट्रपति इस आपात उद्घोषणा को कभी भी वापस ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय इस आपातकालीन उद्घोषणा को कभी भी वापस ले सकते हैं। अब अगर मान लो राष्ट्रपति ने वापस नहीं ली है तो ये उद्घोषणा बिना संसद के अनुमोदन के अधिकतम 1 माह तक बनी रहेगी। कितने दिन तक? 1 माह, यानी 30 दिन तक। राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी और राष्ट्रपति ने इसको वापस भी नहीं लिया है तो ये बिना संसद के अनुमोदन के अधिकतम 30 दिन तक बनी रहेगी। अगर हम इसे 30 दिन से ज़्यादा जारी रखना चाहते हैं तो फिर 30 दिन के भीतर इसको जो है हम मैक्सिमम 30 दिन बनी रहेगी। अगर हमें इसे आगे जारी रखना चाहते हैं तो फिर हमें इसका संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा। यानी 30 दिन के बाद तभी जारी रह सकती है जब भारत की संसद विशेष बहुमत से इस उद्घोषणा को आगे बढ़ा दे।
ठीक। तो आप जान लीजिएगा उद्घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते हैं तो बिना संशोधन के बिना संसद के अनुमोदन के ये 30 दिन तक बनी रह सकती है। लेकिन 30 दिन के बाद तभी जारी रहेगी जब संसद विशेष बहुमत से राष्ट्रपति द्वारा की गई इस उद्घोषणा को 1 माह की अवधि के समाप्त होने से पूर्व संसद इसका अनुमोदन कर दे विशेष बहुमत से। और अगर संसद अनुमोदन कर देती है तो फिर ये 6 माह तक बनी रहती है, 6 माह तक बनी रहती है। और संसद कितनी भी अवधि तक इसको 6-6 माह के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में अधिकतम जो अवधि बढ़ा सकती है वो 6 माह की होगी। मान लो 6 माह पूरे होने वाले हैं और संसद को लगता है कि अभी और हमें आवश्यकता है, तो फिर वो एक अगली बार 6 माह के लिए बढ़ा देगी, फिर 6 माह के लिए बढ़ा देगी, कितनी ही बार बढ़ा सकती है। लेकिन एक बार में जो वृद्धि की अवधि होगी वो 6 माह होगी, वो एक बार की जो वृद्धि की अवधि होगी और 6 माह होगी। और संसद के अनुमोदन की प्रक्रिया वही है, विशेष बहुमत। पहली बार भी विशेष बहुमत से ही बढ़ेगी 6 माह के लिए, और कितनी ही बार अगर बढ़ानी है तो प्रत्येक बार संसद के विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत आपको बता चुके हैं हम कई बार, विशेष बहुमत का मतलब ये है कि प्रत्येक सदन के द्वारा विशेष बहुमत से पारित की जाएगी। और विशेष बहुमत का मतलब होता है दोहरा बहुमत, मतलब ये होता है कि वो बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से कम ना हो, यानी आधे से अधिक हो, और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। यानी सपोज कर लीजिए उद्घोषणा लोकसभा में अनुमोदन के लिए है, तो उसका अनुमोदन लोकसभा के द्वारा इस प्रकार होना चाहिए कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का जो आधा है उससे कम ना हो समर्थन, और उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का भी बहुमत उसके साथ प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए। नहीं, प्रस्ताव तभी पास होगा बढ़ाने का 6 महीने जब उपस्थित एवं मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत समर्थन उसको मिले प्रस्ताव को, और ये समर्थन सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए, यानी आधे से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ है। तो विशेष बहुमत हो गया आपका। विशेष बहुमत से अगर बढ़ा देती है तो कितनी भी बार उसको आप बढ़ाते रहेंगे और करते रहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है ये भी आपको जान गए। एक चीज़ और आप जान लीजिए इसी में कि मान लीजिए संसद ने बढ़ा दिया है, ठीक, उद्घोषणा चल रही है, राष्ट्रपति वापस कभी भी ले सकते, लेकिन राष्ट्रपति वापस नहीं लिए हैं, तो ध्यान रखिएगा और कैसे समाप्त हो सकती है। ऐसे समाप्त हो सकती है कि अगर लोकसभा साधारण बहुमत से भी प्रस्ताव पारित कर दे कि उद्घोषणा वापस ले ली जाए, तो राष्ट्रपति ऐसी फिर वापस उद्घोषणा को वापस ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा का अधिवेशन अगर चल रहा है तब तो कोई बात नहीं, लोकसभा के सदस्य अगर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो उद्घोषणा वापस हो जाएगी। लेकिन अगर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो अगर लोकसभा के कम से कम 1/10 सदस्य, अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को, और अगर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को अगर ये लिखित रूप से देते हैं कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए इस जो आपात की उद्घोषणा उस पर विचार करने के लिए, तो निश्चित रूप से 14 दिन के अंदर अगर विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति जिसको भी दिया जाएगा, जैसी भी स्थिति होगी, और 14 दिन के अंदर वो सत्र बुलाया जाएगा। और अगर लोकसभा साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है कि ये उद्घोषणा वापस ली जाए, तो उद्घोषणा वापस ले ली जाती है। यहाँ पर एक बात और बता दूँ मैं कि जैसा कि मैंने अभी बताया तुम्हें कि संसद को ये अधिकार है कि वो 6-6 माह की वृद्धि कर सकता है। मान लीजिए कि इमरजेंसी लागू हुई, और जब इमरजेंसी लागू हुई तब लोकसभा विघटित है, या 30 दिन का समय पूरा होने के पहले ही लोकसभा विघटित हो जाती है, यानी कुल मिलाकर लोकसभा
भंग है, लोकसभा अस्तित्व में नहीं है। तो ध्यान ये रखिएगा कि राज्यसभा अकेले ही इमरजेंसी की अवधि को उसी तरीके से बढ़ा सकती है जिस तरीके से संसद बढ़ाती। यानी राज्यसभा अपने दम पर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर 6 माह के अवधि के लिए बढ़ा सकती है इमरजेंसी की। लेकिन शर्त यह है कि अगर इस दौरान लोकसभा निर्वाचित हो जाती है, लोकसभा गठन हो जाता है, तो लोकसभा जो नवनिर्वाचित लोकसभा होगी वो अपनी प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर उसका अनुमोदन करना पड़ेगा उसको। अगर कर देती तो ठीक है, अन्यथा उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। मैं उदाहरण छोटा सा देता हूँ। मान लो कि इस समय है दिसंबर, मान लो आज है 26 दिसंबर को उद्घोषणा की जाती है, 26 दिसंबर 2020 को। तो राष्ट्रपति इसको कभी भी वापस ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति वापस नहीं लेते हैं तो बिना संसद के अनुमोदन किए कितने दिन तक लागू रहेगी? 30 दिन तक। अब मान लीजिए कि जिस समय आज 26 दिसंबर 2020 को लोकसभा भंग है, लोकसभा कार्यशील नहीं है, या मान लीजिए कि आज तो है लेकिन जब तक संसद के अनुमोदन की स्थिति आए तब तक, और संसद को कब अनुमोदन करना है? 30 दिन के अंदर करना है। तो मान लो इसके पहले के 30 दिन हो, उसी बीच लोकसभा भंग हो जाए, तो फिर राज्यसभा अकेले विशेष बहुमत पारित करके उस उद्घोषणा को अपने दम पर बढ़ा देगी। अब मान लीजिए 26 दिसंबर है और मान लो राज्यसभा ने 24 जनवरी को प्रस्ताव पास करके बढ़ा दिया। 24 जनवरी 2021 को राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित करके 6 महीने की घोषणा बढ़ गई। अब मान लो उसी बीच फरवरी में चुनाव हो जाते हैं, फरवरी में चुनाव हो गए, लोकसभा गठित हो गई और लोकसभा की पहली बैठक मान लीजिए, सपोज कर लीजिए लोकसभा की पहली बैठक 24 फरवरी को हो गई। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम बैठक के 30 दिन से, यानी प्रथम बैठक के 30 दिन जैसे पूरे हो जाएंगे, मान लो 24 मार्च को या 23 मार्च को जब पूरे हो जाए, तो उसके पहले यानी प्रथम बैठक के 1 माह के पहले लोकसभा को इस उद्घोषणा को जिसको राज्यसभा ने अपने दम पर अकेले बढ़ाया है, इसका अनुमोदन लोकसभा को करना पड़ेगा। अगर लोकसभा इसका अनुमोदन नहीं करेगी तो घोषणा आपातकालीन उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। तो ये सब बातें हैं, हम आपको समझा रहे हैं बार बार उदाहरण देकर, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बड़ा हो रहा है वीडियो। लेकिन जब आप एक दो बार ध्यान सुन लेंगे तो फिर ज़रूरी बातें आप नोट कर लेंगे, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। खैर, ये चीज़ें हमने आपको बता दी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे ये कि वास्तव में अगर उद्घोषणा कर दी जाती है तो इसके प्रभाव क्या होंगे, इसके जो हैं प्रभाव क्या होंगे। तो याद रखिएगा कि ये जो उद्घोषणा की जाती है, ये भारत की जो राज्य व्यवस्था है, जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसको व्यापक रूप से अनुच्छेद 352 के तहत की गई आपात की उद्घोषणा प्रभावित करती है। आप देखेंगे कि जो संघ और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का वितरण होता है, वो बदल जाता है। संघ के पास असीमित शक्तियाँ आ जाती हैं, संघ के पास असीमित शक्तियाँ आ जाती हैं, चाहे विधायी मामले हों, चाहे कार्यपालिका संबंधित मामले हों, चाहे वित्तीय मामले हों। यानी जो हमने बताया था विधायी संबंध का, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, इन सब में परिवर्तन हो जाता है। और आप देखेंगे कि कार्यपालिका शक्तियों में, संघ की कार्यपालिका शक्तियों में सीमित वृद्धि होती है। जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको ग्रहण लग जाता है। दो शब्दों में अगर हम कहें तो संविधान जो है वो एकात्मक हो जाता है। एकात्मक संविधान का मतलब ये होता है कि सारी शक्तियाँ किसके पास? संघ के पास आ गई। तो ये प्रभाव, अगर हम प्रभावों का वर्णन करें तो हम 4-5 शीर्षकों के अंतर्गत इसके प्रभावों का वर्णन कर सकते हैं। विधायी प्रभाव क्या होते हैं, कार्यपालक या कार्यपालिका संबंधी प्रभाव क्या होते हैं, और वित्तीय प्रभाव क्या होते हैं, मूलाधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अन्य प्रभाव। इन 5 शीर्षकों के अंतर्गत हम जो है अनुच्छेद 352 के तहत की गई उद्घोषणा के प्रभावों का वर्णन कर सकते हैं। जहाँ तक हम पहला प्रभाव देखेंगे जो विधायी प्रभाव हैं, इस सबसे पहले मान लो हम कार्यपालिका प्रभाव को ले लेते हैं, तो आप देखेंगे
कि जो कार्यपालिका प्रभाव होते हैं, आप उनको अगर इस अनुच्छेद 352 के तहत देखें, और इसके पहले जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बताया था कि किस अनुच्छेद के तहत क्या क्या पुराना जब मैं आपको बताया था, तो आप देखेंगे कि संघीय कार्यपालिका को ये शक्ति मिल जाती है, संघीय कार्यपालिका को ये शक्ति मिल जाती है कि वास्तव में वो राज्यों को कोई भी निर्देश, कार्यपालिका संबंधी निर्देश दे सकती है। संघीय कार्यपालिका राज्यों को कार्यपालिका के संबंध में कोई भी निर्देश दे सकती है, सामान्य प्रशासनिक निर्देश दे सकती है। और ये भी आपको बता दें कि ये निर्देश सिर्फ उस राज्य को दिए जा सकते हैं जिस राज्य में ये इमरजेंसी लागू है, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो अन्य राज्यों को भी ये निर्देश दिए जाएंगे। अगर राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए जरूरी समझा जाता है कि भले ही उद्घोषणा उड़ीसा में लागू की गई हो, लेकिन अगर कार्यपालिका संबंधी कोई निर्देश इस संबंध में उत्तर प्रदेश को देना आवश्यक है तो उत्तर प्रदेश को भी निर्देश दिए जाएंगे। हमने आपको बताया था अनुच्छेद 257, जब केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कुछ विशेष सामान्य परिस्थितियों में भी केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, लेकिन वो निर्देश एक सीमित क्षेत्र के लिए थे। जैसे हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय रेल मार्ग की सुरक्षा के संबंध में केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, संचार के साधन हैं उनकी सुरक्षा के संबंध में निर्देश दे सकती है, तो सामान्य परिस्थितियों में भी निर्देश दे सकती है केंद्र की सरकार राज्यों को, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया गया है कि किन किन क्षेत्रों में आप निर्देश दे सकते हैं। लेकिन अगर आपातकालीन परिस्थितियां विद्यमान है, 352 के तहत आपातकालीन घोषणा की गई है, तो संघ की सरकार किसी भी विषय पर निर्देश दे सकती है, किसी भी विषय पर निर्देश दे सकती है। तो आप देखेंगे कि वास्तव में यहाँ संविधान एक तरीके से एकात्मक हो जाएगा और समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ वास्तव में निहित हो जाती हैं, किसमें निहित हो जाती हैं? संघीय मंत्रिपरिषद में। और वास्तव में इसलिए क्यों किया गया? क्योंकि देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। इसके बाद हम देखेंगे विधायी संबंध। विधायी संबंध में अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि भारत में भी केंद्र राज्य संबंधों वाले अध्याय में हमने आपको पढ़ाया था कि विधायी संबंधों का स्पष्ट वर्णन किया गया है अध्याय 11 में, अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक में। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि अगर आपात घोषणा लागू है तो आप देखेंगे कि संसद को, जो संघीय संसद है, उसको राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अनुच्छेद 250 बताया था हमने आपको कि संघ सूची के विषय पर भी वो कानून बना सकती है। यही नहीं, अगर राज्य की विधानसभा भंग है तो राष्ट्रपति राष्ट्र सूची के किसी विषय पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि विधायी मामलों में भी संघ को असीमित शक्तियां दी गई हैं। जहाँ तक वित्तीय प्रभाव है तो आप वित्तीय प्रभाव में भी देखेंगे कि जो वित्तीय संबंध पढ़ाते में आप बताया था किस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण होता है। तो राजस्व के संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनको राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा बदल देते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे कि वित्तीय मामलों में भी संघ को असीमित शक्तियां दी गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव अगर कहीं पड़ता है तो पड़ता है मूलाधिकारों पर। और आप देखेंगे कि जब इमरजेंसी घोषित की जाती है तो सबसे ज़्यादा चर्चित यही होता है। तो वास्तव में आप देखेंगे कि जो प्रजातंत्र का मूल है, जो प्रजातंत्र का आधार है, वो है भाग 3 का भाग, हमारा मूलाधिकार वाला भाग। तो आप देखेंगे कि जब 352 के तहत इमरजेंसी लागू होती है तो हमारे मूलाधिकारों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। और क्या प्रभाव पड़ेगा इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में। ये दोनों अनुच्छेद ये बताते हैं कि अगर 352 के तहत इमरजेंसी घोषित की जाती है
तो मूलाधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं अनुच्छेद 358 पर। जो अनुच्छेद 358 जो है वो अनुच्छेद 19 के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो ध्यान रखना आपको। अनुच्छेद 19 के द्वारा जो राज्य पर बंधन लगाए गए हैं वो बंधन खोल देता है। यानी अनुच्छेद 19 जो है वो आप देखेंगे 19 मुख्य रूप से वाक स्वातंत्र की बात करता है, और एक तरीके से आप देखेंगे कि 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं अनुच्छेद 19 के तहत, और अगर इन स्वतंत्रताओं का राज्य अपहरण करता है तो व्यक्ति जो है अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय की शरण ले सकता है। लेकिन वास्तव में अनुच्छेद 358 के तहत अगर ये जो अनुच्छेद 358 ये बताता है कि अगर जो उद्घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई है, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई है, तो अनुच्छेद 358 के अनुसार, अनुच्छेद 358 जैसे ही लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इनके लिए राष्ट्रपति को किसी पृथक आदेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति ने पहले उद्घोषणा की, और अगर वो उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर है तो अनुच्छेद 358 एक्शन में आ सकता है। और अगर अनुच्छेद 358 एक्शन में आया तो आप ये मान लीजिए कि अनुच्छेद 19 के द्वारा राज्य पर जो निर्बंधन लगाए गए हैं, जो बंधन लगाए गए हैं, वो बंधन मुक्त हो जाता है, राज्य वो बंधन खोल देता है। और अगर अनुच्छेद 19 में जो आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, राज्य उन पर रोक लगाता है, निर्बंधन लगाता है, तो फिर आप किसी भी न्यायालय में शिकायत नहीं कर सकते। आप ध्यान रखिएगा, हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, ये कहते हैं कि ये अधिकार निलंबित हो जाते हैं। वास्तव में ये अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अधिकार ना समाप्त होते हैं ना अधिकार निलंबित होते हैं। होता सिर्फ ये है कि अनुच्छेद 32 के तहत जो अनुतोष की प्रक्रिया है, यानी अगर राज्य के द्वारा आपके मूलाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं। तो ये जो न्यायालय जाने का जो रास्ता होता है बस वो बंद हो जाता है। आप किसी भी न्यायालय में जाकर के शिकायत नहीं कर सकते हैं कि देखिए राज्य हमें अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों से या स्वतंत्रताओं से वंचित कर रहा है, हमें जो है राज्य से बचाइए। घोषणा हुई, 358 लागू हुआ, अनुच्छेद 19 एक तरीके से अनुच्छेद 19 के द्वारा जो आपको दिया गया था, अब आप उसका अगर राज्य उल्लंघन करेगा देश हित में तो फिर आप किसी भी न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। अच्छा, ये तो हो जाता, पर ध्यान ही रखना है कि अनुच्छेद 358 तभी लागू अगर ये उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई है तो फिर अनुच्छेद 358 प्रयोग नहीं होगा। ठीक, नंबर 1। दूसरी बात ये है, अब आते हैं अनुच्छेद 359 पर। अनुच्छेद 359 ये कहता है कि उद्घोषणा चाहे युद्ध के आधार पर की गई हो, चाहे बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो, और चाहे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई हो, तीनों में किसी भी आधार पर की गई हो, तो राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेंगे और ये बताएंगे कि किन किन मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। पर राष्ट्रपति लिख देंगे आदेश में कि ठीक, अनुच्छेद फलाना मूल अधिकार, इसका अगर उल्लंघन होगा, अगर इसका उल्लंघन होगा, इसका उल्लंघन हो तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, सैकड़ों बार पूछा गया है कि किसी भी हालत में अनुच्छेद 20 और 21 पर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाएगा। यानी 19 तो स्वतः समाप्त हो जाएगा, एक तरीके से 19 के तहत जो संरक्षण मिला है वो तो स्वतः समाप्त हो जाता है जैसे अनुच्छेद 358 लागू होता है। 19 के अलावा किन अधिकारों के विरुद्ध न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहेगा,
उनकी उद्घोषणा राष्ट्रपति स्पष्ट रूप से अपने आदेश में करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 प्रत्येक परिस्थिति में जिंदा रहता है, इस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती है। अगर आपके अनुच्छेद 20 और 21 का उल्लंघन होता है तो आप इमरजेंसी काल में भी पूर्व की तरह न्यायालय की शरण लेते रहेंगे। लेकिन इन दोनों अनुच्छेदों को छोड़ करके अन्य अनुच्छेदों के तहत जो आपको जो संरक्षण मिला है वो संरक्षण समाप्त हो सकता है। बस सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति को अपने आदेश में उल्लेख करना पड़ेगा कि हाँ भाई अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद फलाने के तहत आपको जो संरक्षण मिला है, अगर राज्य जो आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आपको जो न्यायालय में जाने का जो अधिकार था वो निलंबित रखा जाएगा जब तक कि यह घोषणा लागू है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अनुच्छेद 358 359 में थोड़ा अंतर है। अनुच्छेद 358 जैसे लागू हुआ, अनुच्छेद 19 के तहत जो आपको संरक्षण मिला है वो स्वतः समाप्त हो जाता है, राष्ट्रपति को इसके लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अनुच्छेद 359 ये कहता है कि अन्य अधिकारों के विरुद्ध जो संरक्षण मिला है, जो न्यायिक संरक्षण मिला है, उसको निलंबित रखने के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे। राष्ट्रपति हो सकता है अनुच्छेद 359 के तहत ऐसा आदेश जारी करें या आदेश जारी ना भी करें। हो सकता है कि इमरजेंसी लागू हो और राष्ट्रपति किसी भी अधिकार को मतलब किसी भी मूलाधिकार के संबंध में कोई आदेश न करें, यानी आपको सारे मूलाधिकार प्रदान रहें। आप हो सकता है कि राष्ट्रपति ऐसा आदेश कर दें कि अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 के तहत जो आपको संरक्षण मिला है वो लागू नहीं होगा, वो संरक्षण आपको नहीं मिलेगा, लेकिन राष्ट्रपति को इसके लिए एक आदेश करना पड़ेगा। और अंतर थोड़ा ये है 358 359 में कि अनुच्छेद 358 तभी लागू होगा जब उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो, लेकिन 359 के तहत राष्ट्रपति तब भी आदेश निकाल सकते हैं, चाहे युद्ध के आधार पर की गई हो, चाहे बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो, चाहे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई हो। राष्ट्रपति आदेश निकाल करके बता सकते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किन किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, रोक लगाई जाएगी। और ध्यान ये रखना है कि ये जो आदेश होता है राष्ट्रपति का, ये भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए हो सकता है या राज्य के किसी भाग के लिए हो सकता है। बस अंत में एक चीज़ और आपको बता दें कि अनुच्छेद 352 के तहत जो आज का 3 बार जो है वो आपात की उद्घोषणाएँ की गई हैं, 3 बार, 3 टाइम्स। सबसे पहले तब की गई 26 अक्टूबर 1962 को, जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया। यानी पहली बार जो उद्घोषणा की गई उसका जो आधार था वो क्या था, बाह्य आक्रमण था। दूसरी बार जो है वो 3 दिसंबर 1971 को की गई, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। यानी इसका दूसरी जो घोषणा थी उसका भी आधार क्या था, बाह्य आक्रमण था, ऐसा पूछा जाता है। और जो तीसरी घोषणा की गई वो की गई थी 25 जून 1975 को, जब ऑलरेडी ये दूसरी घोषणा लागू थी। यानी 3 दिसंबर 1971 को जो घोषणा की गई थी वो समाप्त नहीं थी, वो भी चल रही थी, वो रनिंग में थी। उसी दौरान जबकि 3 दिसंबर 1971 को घोषित जो दूसरी बार आपातकाल की उद्घोषणा जो बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई थी वो उद्घोषणा लागू थी, उसी समय 25 जून 1975 को तीसरी बार उद्घोषणा की गई, और इस बार की गई आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर की गई। और ये दोनों उद्घोषणाएं एक साथ 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। तो जो पहली उद्घोषणा की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को, वो याद रखिएगा वो 10 जनवरी 1968 तक चली थी। तो पहली उद्घोषणा जो की गई अनुच्छेद 352 के तहत 26 अक्टूबर 1962 को, जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, 10 जनवरी 1968 तक चली। और दूसरी और तीसरी उद्घोषणाएँ एक साथ 21 मार्च 1977 को समाप्त की गई। इस तरीके से आप देखेंगे कि अनुच्छेद 352 के बारे में मैंने बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताए, कुछ कॉन्सेप्ट की बातें बताई। आशा है आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो आप खुद भी इससे लाभान्वित होइए और दूसरों को भी इसका लाभ उठाने का अवसर दीजिए। उसके लिए आप
को जो भी करना हो, चाहे शेयर करना हो या अन्य तरीके भी होते हैं, आप लोगों तक पहुंचाइए इसको। थैंक यू।